सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। आज का टॉपिक हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड 5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड 4 या 5 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, तो उनके बीच में फोर्सेस कैसे निकालना है, या ये बात करूं कि 2-3 पार्टिकल है मिला करके मैं किसी एक जगह पर ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहता हूं जहां पर फोर्स 0 लगे, यानी कि नल पॉइंट ढूंढना चाहता हूं। इस तरह की चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। ग्रेविटेशन का मतलब है दो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू देयर मासेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। डेफिनेशन में लिखवाने नहीं जा रहा हूं, ये सब ये आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा डिस्कशन है वो इस चीज पर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में भी, 11th में भी, और आज इस पर बेस्ड कुछ धुआंधार क्वेश्चंस को अनलॉक करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास मान लो 2 पार्टिकल है, एक m1 है और एक m2 है। 2 पार्टिकल है m1 और m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है r। तो ये लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब इनके प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो हमें मिल जाएगा g m1 m2 बाय r का स्क्वायर। यहां जो g है दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि g की वैल्यू हमारी यूनिवर्सली ट्रू है, मतलब स्पेस में कहीं भी आप चले जाओ, मून पर, अर्थ पर, जुपिटर पर, हर जगह g की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी होती है ये आप लोग जानते होंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का है, एनसीईआरटी एग्जैक्ट तो सवाल ये नहीं है। पार्टिकल क्या दिए? 3 पार्टिकल दिए हैं, m m और m। आपसे बोला है किसी एक के ऊपर नेट फोर्स बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल डिस्टेंसेस आर सेम। लेट से मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारा पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा। कैसे लगाएंगे अप्रोच बताओ। सबसे पहले आप इस वाले पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। भाई ठीक है, खींच रहा है, ये हो गया आपका फोर्स जिससे ये खींच रहा है। ये जो पार्टिकल ऊपर बैठा है ये क्या करेगा? ये भी इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका अट्रैक्शन का फोर्स इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, दोनों को मैं एफ ही बोल रहा हूं, सेम बोल रहा हूं, बिकॉज दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, दोनों जो खींचने वाले पार्टिकल्स है वो भी सेम है। अगर अट्रैक्ट करने वाला पार्टिकल सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है उस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a की जगह f आएगा, b की जगह f आएगा, 2ab cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर। cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर कितने बार आया? 3 बार आया, √3f²। तो आंसर बन गया f√3। f की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि f तो हमने अज्यूम किया है, तो f की जगह वैल्यू आ जाएगी gm²/l²। ये जो 2 पार्टिकल थे ना, ये वाला m और ये वाला m, इन दोनों के बीच का ही तो फोर्स है ना f। तो g m1 इंटू m2 करेंगे तो m इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये gm²/l², ये फोर्स हो गया, फोर्स इंटू √3। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये हो गया आपका। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, एफ नेट ऑन एम एट सेंट्रॉइड। मतलब सेंट्रॉइड पे जो हमारा पार्टिकल है उसके ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूं नेट फोर्स बताइए कितना होगा। सारे पार्टिकल जो आसपास है मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे तो इस छुटकू के ऊपर नेट कितना फोर्स लग जाएगा वो आपको निकालना है।
देखने में तो कुछ खास ये मुश्किल है नहीं मेरे ख्याल से, बट करते हैं इसको सॉल्व। ट्राई करो आप लोग, वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये पार्टिकल जो है ये भाई साहब इसको अपनी तरफ ऐसे आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मान लेता हूं फोर्स एफ है, ठीक है। अच्छा देख पा रहे हो आप लोग ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड की दूरी हर जगह बराबर होगी। दूसरी बात सारे अट्रैक्ट करने वाले मासेस भी सेम है, तो ये वाला मास भी इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको भी नाम सेम दूंगा बिकॉज फोर्स तो सेम होने वाला है। ऊपर भी फोर्स, इसको भी नाम सेम दूंगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये तीनों एंगल बराबर बराबर होंगे, 120 120 120। बच्चे पूछते सर 120 कैसे आ गया, तो बहुत सारे तरीके बताने के, बट एक तरीका सिंपल बता दूं कि अगर आप देखो टोटल एंगल 360 होता है, अब 360 को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ना है तो 120 120 120 यही 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो जरा, ये जो बीच वाला पार्टिकल मेरा m, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, और बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का। कितना है ये 120 डिग्री। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मेरे पास जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का वो तो 2 के लिए 3 के लिए तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं, वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखो क्या करते हैं, अपना ऐसे वाई एक्सिस अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे जो वर्टिकल वाली लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको क्या मान लोगे आप लोग एक्स एक्सिस मान लोगे। तो अब देखो ये जो आपका एफ है ये बीच में से लाइन गई ना, तो ये 60 डिग्री हो गया, इधर भी 60 डिग्री हो गया। तो जो आपका एफ है इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, यहां पर आएगा एक एफ साइन 60, नीचे की तरफ आएगा एफ कॉस 60, इस एफ का इधर आएगा एक एफ साइन 60, इस वाले फोर्स का नीचे की तरफ आएगा एफ कॉस 60। देखो इन दोनों को तो मैंने तोड़ दिया कंपोनेंट में, ठीक है, ऊपर वाला अपनी जगह पर है। अब एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, तभी तो नेट फोर्स निकलेगा। जब मैं एफ वेक्टर निकालूंगा तो पहले तो मैं आई कैप वाला निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा जे कैप वाला। तो आई कैप वाला देखो राइट में और लेफ्ट में क्या है सेम टू सेम है, माइनस हो जाएगा एफ साइन 60 माइनस एफ साइन 60 आई कैप। देखो इधर राइट में एफ साइन 60 है, लेफ्ट में भी एफ साइन 60 है, ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स एफ है, नीचे की तरफ कितना है 2f cos 60, ठीक है। ये तो कट गया दोनों, माइनस हो गया, 0 आई कैप बन गया। f माइनस 2f cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो गया j कैप। देखो 2 से 2 उड़ जाएगा, f माइनस f हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया आपका 0 आई कैप प्लस 0 j कैप, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 0। मतलब जो सेंटर पे हमारा पार्टिकल बैठा है उसके ऊपर नेट फोर्स लग ही नहीं रहा, 0 लग रहा है। क्यों भाई, देखो 3 दिशाओं से बराबर फोर्स लगेगा, बराबर एंगल पे लगेगा, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 ही रहेगा, पार्टिकल लेफ्ट राइट कहीं जाएगा ही नहीं। समझ में आया भाई, देख लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बढ़िया वाला सवाल। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। इसमें देखो क्या करना है आपको बताना है ये जो हमारा पार्टिकल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। कैसे बताओगे भाई, 3 लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स सेम होंगे, अगेन लॉजिक सेम है, डिस्टेंस सेम, मास सेम, फोर्स सेम है। ये वाला जो पार्टिकल है ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स अलग होगा। रीजन बीइंग कि इन दोनों पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो अलग है। अब डिस्टेंस अलग है तो फोर्स भी अलग होगा। अब समझना ध्यान से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। इन दो फोर्सेस को जो कि हमारे एफ और एफ है, इनका मैं रिजल्टेंट निकाल देता हूं। ये आ जाएगा f√2, कितना आ जाएगा, देखो 2 वेक्टर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट f√2 आता है, फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल वाला। अब जो f डैश है वो f डैश इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। रीजन, क्योंकि ये f डैश स्क्वायर है ना, ये तो 45 पे होगा डायगोनल। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है तो इनका रिजल्टेंट भी 45 पे होगा, तो दोनों के बीच में ये जो एंगल है, दोनों एक ही लाइन पे जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री का है। तो अगर मुझे एफ नेट निकालना हो
तो एफ नेट कैसे निकलेगा भाई, एफ डैश प्लस एफ रूट टू, एफ डैश प्लस एफ रूट टू, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ गए तो इनके बीच में एंगल जीरो। अब एफ डैश की वैल्यू लिखूंगा, इन दोनों के बीच का फोर्स है एफ डैश, कितनी वैल्यू आएगी, जी m1 m2 तो m का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे आएगा l रूट टू, प्लस इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है, जी m का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो क्या बना देखो, जी m का स्क्वायर अपॉन 2l का स्क्वायर प्लस जी m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू रूट टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी में बस हम लोग जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दैट्स इट, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो ये आ गया एफ नेट ऑन छुटकू सा पार्टिकल m। समझ पाए तुम लोग अभी तक क्या हो रहा है क्लास के अंदर? मुझे कमेंट्स में बता देना भाई आपको स्पीड लग रही है ज्यादा या कम। बढ़िया क्वेश्चन। इससे पहले और कोई सवाल नहीं? इसका मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, ये 6 नहीं है 4 है, 4th क्वेश्चन है ये सबसे धांसू क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा हूं मैं कि इस छुटकू से पार्टिकल जो सेंटर में बैठा हुआ एम रेगुलर हेक्सागन है। कैसा हेक्सागन है? रेगुलर। ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्टेक्स एंड द सेंटर इज ए। आपको बताना है इस छुटकू से येलो वाले एम के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। आप बता नहीं पाओगे वेक्टर वाले तरीके से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये बनेगा 72 डिग्री। कैसे पता? पूरा एंगल कंप्लीट होता है 360, 5 बराबर एंगलों में टूट रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 एंगल में टूट रहा है ना, 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? 7 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 डिग्री। अब आपको cos 72 डिग्री sin 72 डिग्री पता नहीं है, और अगर रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो, पता करने की कोशिश करो, तो सॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि चलो एक बार तो निकल भी जाएगा, फिर यहां 72, फिर यहां 72, फिर यहां 72, बड़ा मुश्किल है। तो इस मेथड से नहीं जा सकते, रिजल्टेंट निकालने वाले मेथड से नहीं जा सकते, कंपोनेंट तोड़ने वाले मेथड से नहीं जा सकते, क्योंकि एंगल हमारे पास अजीबो गरीब है। क्या करोगे बताओ? सोचो, क्या दिमाग लगाओगे? आपको इसके ऊपर नेट फोर्स बताना है। बताओ भाई कैसे करोगे? तो लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग इसमें? हम लोग ऐसे सवालों में जब भी सिमेट्री होती है, और देखो यहां पर वो पार्टिकल मिसिंग है, आपको अगर मैं थोड़ा सा पूछूं, आप मुझे बताओ, ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर कॉर्नर पे एक मास बैठा हुआ है, सेंटर पे फोर्स बताओ, आपका जवाब आएगा 0। मैं कहूंगा मेरे पास एक स्क्वायर है, हर कॉर्नर पे सेम पार्टिकल है, सेंटर पे फोर्स बताओ, आपका जवाब आएगा 0। जब भी सिमेट्री होती है तो सेंटर पे फोर्स 0 हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास 5 पार्टिकल है, अगर मैं कहूं पांचों में पार्टिकल बैठा हुआ है, पांचों कॉर्नर पे सेम पार्टिकल है, और सेंटर पे बताओ फोर्स कितना लगाएगा, तो आंसर आएगा 0। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां पर 4 जगह तो मास बैठा है, इस 5वीं जगह मास नहीं है, तो यहां 0 आ सकता था, बट प्रॉब्लम क्या होगी? सिमेट्री गड़बड़ होगी। तो ऐसे सवालों में जहां आपको सिमेट्री दिख रही हो, सिमेट्री अगर हो जाए तो आंसर फटाक से 0 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग कि जो मिसिंग चीज है, मिसिंग, वहां पर हम लोग मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि एक यहां मास m बैठा हुआ है, दूसरा -m बैठा हुआ है, मतलब एक ही जगह पर 2 पार्टिकल मान लेंगे, एक पॉजिटिव m और एक नेगेटिव m, क्योंकि प्लस माइनस मिलके तो 0 हो गया ना। तो यहां पर मैंने मान लिया +m भी बैठा है और -m भी बैठा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इन पांचों का फोर्स का रिजल्टेंट पहले निकालूं, इन पांचों का पहले रिजल्टेंट निकालूं, कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखो ये क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने क्या किया था, इन दोनों का, इसका और इसका, इनका रिजल्टेंट पहले निकाल लिया था जो f√2 आया था, फिर मैंने इसके साथ उसका रिजल्टेंट निकाला था। ऐसे किया था स्टेप बाय स्टेप, पहले इन दोनों के वजह से नेट फोर्स निकाला, फिर इसके वजह से जो फोर्स था उसको मैंने रिजल्टेंट कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे 6 पार्टिकल है, पहले मैं इन पांचों का एक साथ निकाल लेता हूं, जो भी आंसर आएगा उस फोर्स को इस -m वाले फोर्स के साथ रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो अब आप बताओ, उन पांचों की सिमेट्री बन रही है ना, पांचों की सिमेट्री, तो पांचों का एफ नेट आ रहा है 0।
भाई अगर एक पार्टिकल को 5 डायरेक्शन से इक्वल एंगल पर इक्वल फोर्स के साथ खींचा जाए तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब इन पांचों का मिलाकर फोर्स 0 है। तो जो नेगेटिव एम है सिर्फ वही बच गया। देखो अगर पांचों का फोर्स 0 है, आपस में कट रहा है, तो भूल जाओ उनको क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। तो बचा कौन? बचा माइनस का एम, और कोई है ही नहीं यहां पे। ये इमेजिनरी, हालांकि रियल में तो नेगेटिव मास होता नहीं है। तो ये जो नेगेटिव मास है क्या करेगा? देखो पॉजिटिव मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये नेगेटिव मास इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कितने फोर्स से करेगा? जी एम इंटू एम अपॉन ए का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो ए दे रखी है, आ गया आंसर। जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन कहां? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों आया वो मैंने तुम्हें समझाया। पॉजिटिव मास अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव मास रिपेल करेगा। हालांकि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मास होता नहीं है। तो आप ऐसे समझो कि जो यहां पे 4 कॉर्नर पे मास थे वो चारों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ बन गया। सो दिस इज द केस। आप लोग इसको छाप लो, समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जब 12th पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक आपको ये फील आ गई होगी, और नहीं आई है तो कमेंट में आप बताओ। लाइव क्लास लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, गूगल मीट पे क्लास करेंगे, वहां पे आप भी डाउट पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भाई, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सवाल पे आते हैं। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, हालांकि इसका नंबर भी गलत मैंने डाला है, 7 नंबर नहीं है, ये 5 नंबर है। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिकली सिखा रहा है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? 2 पार्टिकल है एम और 4m, पूछ रहे हैं एनी पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल जिसका मास छोटा m है उसको हम यहां इस लाइन पे कहीं रखें, तो एक ऐसा पॉइंट लोकेट करिए जहां उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाए? 0। मतलब मैं एक स्मॉल m पार्टिकल रखूं लेकिन उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। दोनों पार्टिकल मिलकर फोर्स लगाएंगे तो टोटल कट जाए, उनका फोर्स 0 आ जाए। तो भाई मान लेते हैं कि हमारा ये जो m है और यहां जो 4m है, इनके बीच में x डिस्टेंस की दूरी पर यहां पे हमने अपने छुटकू को रख दिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 10r है, तो ये डिस्टेंस जो बची हुई है वो कितनी हो जाएगी? 10r माइनस x। ये वाला पार्टिकल इस छुटकू को अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसको कहा F1, इसको कहा F2। मुझे ये चाहिए कि मेरे छुटकू के ऊपर नेट फोर्स 0 लगे। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा कब? जब F1 F2 कट जाएंगे, F1 F2 इक्वल होंगे। तो F1 की वैल्यू क्या है? जी एम स्मॉल m अपॉन x का स्क्वायर। F1 क्या? इन दोनों के बीच का फोर्स है, कैपिटल M का स्मॉल m के बीच का फोर्स है, तो वो मैंने निकाल दिया, जी एम एम बाय एक्स का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्स है वो है F2। कितना है देखो? जी 4m स्मॉल m अपॉन 10r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसमें जी एम एम तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड कर देते हैं बेचारे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड नहीं करना, स्क्वायर रूट लेना। क्या करना है? स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ले लो, 1/x स्क्वायर का 1/x हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 10r माइनस का x, बढ़िया तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10r माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 10r बराबर 2x प्लस x, कितना हो गया? 3x। बहुत ही आसानी से आपको जवाब मिल गया, x बराबर 10r अपॉन 3, है ना? सिंपल। इतने डिस्टेंस पर अगर हम अपने छुटकू को रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा 0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनमें आपको इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर मैंने इस 10r/3 वाले पॉइंट से राइट में खिसका दिया तो ये पार्टिकल इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है। अच्छा, लेफ्ट में खिसका दिया तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है। जिस पार्टिकल के नजदीक जाएगा उसकी तरफ चला जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पर रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा, लैंड नेट फोर्स 0 है। समझ गए बात? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एंड यू हैव एंजॉयड दिस। अभी इसके बाद जो है फोर्सेस ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे टॉपिक में रहेगा। एक रॉड हो गई, कंसेक्यूटिव मास है उसका लगातार, या फिर एक शीट ऑफ मास हो गई, एक सॉलिड या होलो स्फीयर हो गया, उसके वजह से किसी पार्टिकल पे कितना फोर्स लग सकता है, वो सब कैलकुलेशन और डेरिवेशन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है भाई, आप लोग अपने फीडबैक रिव्यू मुझे कमेंट्स में बताते रहो कि भाई आपको क्या चाहिए, सो दैट मैं अपनी क्लासेस को
अकॉर्डिंगली प्लान करो। सी यू, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।